अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। और आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने लगे हैं यहाँ पे वो है कैपेसिटर्स। जी हाँ, कैपेसिटर और कैपेसिटेंस यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पे तीन किस्म के कैपेसिटर्स हैं। कैपेसिटर डिफरेंट टाइप के, डिफरेंट शेप के हो सकते हैं, जैसा कि यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है। तो कैपेसिटर क्या है कि कैपेसिटर इज़ अ डिवाइस दैट स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल चार्ज इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो कैपेसिटर क्या करता है, वो स्टोरेज का काम करता है। ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करता है, चार्ज को स्टोर करता है, और जब हमें ज़रूरत होती है इसकी तो हम इस चार्ज को इससे वापस ले लेते हैं। तो कैपेसिटर का काम क्या है कि एक रिजर्वायर का काम है। जिस तरह एक वाटर टैंक काम कर रहा होता है, आप देख सकते हैं कि वाटर टैंक का काम क्या है कि पानी इसमें आता है, स्टोर होता है, और जब हमें पानी की ज़रूरत होती है तो हम यहाँ से इससे पानी वापस ले लेते हैं। कैपेसिटर का भी यही काम है, ये एक रिजर्वायर का काम करता है। इसको नॉर्मल लैंग्वेज में कंडेंसर भी कहते हैं। चार्ज को स्टोर कर लेता है और जब हमें ज़रूरत होती है तो हम इससे चार्ज वापस ले लेते हैं। अब कैपेसिटर की कंस्ट्रक्शंस के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं, इसकी चार्जिंग डिस्चार्जिंग से पहले कि कैपेसिटर चार्ज डिस्चार्ज कैसे होता है, उसके लिए इसकी कंस्ट्रक्शन बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे दो डिफरेंट टाइप के कैपेसिटर्स आपको नज़र आ रहे हैं। ये इंटरनली कैपेसिटर की शेप किस तरह की हो सकती है, लेकिन हम जो है वो बेसिक कंस्ट्रक्शन से स्टार्ट करेंगे। आपको सामने एक कैपेसिटर नज़र आ रहा है, और अगर हम किसी भी कैपेसिटर को जब ओपन करते हैं तो उसके अंदर एक्चुअली दो प्लेट्स होती हैं, जिसको हम कहते हैं दो मेटालिक प्लेट्स। तो ये दो मेटालिक प्लेट्स आपको नज़र आ रही हैं, और दोनों प्लेट के दरमियान में जो मटेरियल होता है उसको हम कहते हैं डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। डाइलेक्ट्रिक मटेरियल क्या होता है, ये असल में एक इंसुलेटर होता है जो कि दो प्लेट्स के दरमियान में रखा जाता है। अगर तो हम इंसुलेटर नहीं रखेंगे तो दोनों प्लेटें आपस में मिल जाएंगी और उस सूरत में चार्ज स्टोर नहीं होगा। तो कैपेसिटर की चार्ज स्टोर करने के लिए ज़रूरी है कि दोनों प्लेट के दरमियान में एक इंसुलेटर हो, जिसको हम कहते हैं डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। तो चलिए इसकी आगे मज़ीद कंस्ट्रक्शंस को देखते हैं। तो यहाँ पे दो मेटालिक प्लेट्स हैं, दरमियान में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स है, ये ब्राउन कलर का जो मैंने शो किया है। और मेटालिक प्लेट्स किस मटेरियल की हो सकती हैं, ये एल्युमिनियम, टेंटलम, सिल्वर और कोई भी मेटल हो सकता है। तो नॉर्मली जो यूज़ होती हैं एज अ मटेरियल प्लेट के लिए वो एल्युमिनियम ही ज़्यादा यूज़ होता है। और जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है ये कोई भी नॉन कंडक्टिव मटेरियल हो सकता है, यानी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल एयर को भी हम यूज़ कर सकते हैं, पेपर भी है, ग्लास भी है, और कोई ऑयल भी है, कैस्टर ऑयल, माइका, फाइबर, प्लास्टिक, पेपर, ग्लास, कुछ भी चीज़ आप इस प्लेट के दरमियान में रख के कैपेसिटर के लिए एज अ डाइलेक्ट्रिक आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आगे चलते हैं। हमारा जो टॉपिक है इसमें हम लेके चलेंगे एयर को एज अ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। जैसा कि हमें पता है कि एयर भी एक इंसुलेटर है, तो हम फिलहाल इसको एयर को एज अ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल लेके चलेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास एक सिंपल कंस्ट्रक्शन है जिसमें दो पैरेलल प्लेट्स हैं कैपेसिटर की, और दरमियान में एयर है एज अ डाइलेक्ट्रिक। तो जेंटलमैन यहाँ पे एक प्लेट बी है, एक प्लेट ए है, और दरमियान में एयर है। और अब हम यहाँ पे इसके साथ एक बैटरी कनेक्ट करेंगे। तो जैसा कि हमें पता है कि प्लेट जो है वो मेटल्स की बनी हुई है, तो मेटल्स के ऊपर बहुत ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और जब बैटरी की हम बात करते हैं तो बैटरी की जो नेगेटिव प्लेट होती है या नेगेटिव साइड होती है उसमें बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बहुत ज़्यादा, इसलिए इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। लिहाजा यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो बाकी इलेक्ट्रॉन्स को पुश करेंगे बाय फोर्स और बी के ऊपर उनको प्लेस करना शुरू कर देंगे। जबकि यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव प्लेट पे इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। पॉजिटिव चार्ज का मतलब है डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ए क्योंकि न्यूट्रल है इस वक्त, इसके ऊपर फ्री इलेक्ट्रॉन तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन ओवरऑल ये न्यूट्रल है, यानी इसके ऊपर नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज इस वक्त बराबर है। लेकिन जैसे हम स्विच को क्लोज करेंगे तो क्योंकि पॉजिटिव साइड पे हमारे पास चार्ज कम है, यानी इलेक्ट्रॉन्स कम है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएंगे पॉजिटिव की तरफ। और वैसे भी हमें पता है कि पॉजिटिव जो है वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, जबकि जो नेगेटिव होगा ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ से रिपेल करेगा। तो चलिए जैसे ही हम सर्किट को क्लोज करेंगे
तो हम देखते हैं कि बैटरी जो है वो कैपेसिटर को चार्ज करना शुरू कर देगी, यानी बैटरी के नेगेटिव से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे बी पे जाना शुरू हो जाएंगे और ए से इलेक्ट्रॉन निकल के बैटरी की पॉजिटिव प्लेट पे आना शुरू हो जाएंगे और आहिस्ता आहिस्ता कैपेसिटर के ऊपर चार्ज स्टोर होना शुरू हो जाएगा। जैसे जैसे कैपेसिटर के ऊपर चार्ज स्टोर होना शुरू होगा, कैपेसिटर के ऊपर वोल्टेज बढ़ना शुरू हो जाएंगे और जब कैपेसिटर के ऊपर भी उतना ही वोल्टेज आ जाएगा जितना कि हमने अप्लाई किया है, तो ये चार्जिंग वाला प्रोसेस रुक जाएगा। जैसा कि आपने देखा अभी कि जब कैपेसिटर के ऊपर भी 9 वोल्ट आ गए, जैसा कि हमारे अप्लाइड वोल्टेज हैं तो दोनों तरफ 9 वोल्ट हैं, तो जब पोटेंशियल डिफरेंस दोनों तरफ बराबर हो जाए तो इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं करते। लिहाजा वो प्लेट बैटरी की यानी कि बी प्लेट जो बैटरी के नेगेटिव के साथ कनेक्टेड थी उस पर नेगेटिव चार्ज आ गया और जो प्लेट बैटरी के पॉजिटिव के साथ कनेक्टेड थी प्लेट ए, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। जैसे जैसे चार्ज बनता गया दरमियान में इलेक्ट्रिक फील्ड भी डेवलप होती गई और अब कैपेसिटर के ऊपर 9 वोल्ट मौजूद हैं। तो अब हम जब बैटरी को रिमूव करेंगे तो कैपेसिटर के ऊपर अब हमारे पास 9 वोल्ट मौजूद है। अब इस 9 वोल्ट को आप कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो लेट्स सी, अगर मैं इसके साथ कनेक्ट करूं एक लोड जो कि कोई बल्ब हो सकता है, कोई रेजिस्टर हो सकता है, तो यहाँ पे हमने एक बल्ब का इस्तेमाल किया है। तो जब हम कैपेसिटर को डिस्चार्ज करेंगे इस बल्ब के थ्रू, इस स्विच को मैं क्लोज करूंगा, तो हमें पता है कि प्लेट बी के ऊपर बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं जबकि प्लेट ए के ऊपर इलेक्ट्रॉन की कमी है। लिहाजा जैसे ही इसको हम क्लोज करेंगे, सर्किट को कंप्लीट करेंगे, तो ज़्यादा वाली साइड से इलेक्ट्रॉन भाग के जाना शुरू हो जाएंगे कम वाली साइड पे, यानी बी से ए की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे। और जैसे जैसे ये फ्लो चलता रहेगा बी के ऊपर से नेगेटिव चार्ज कम होता जाएगा, ए से पॉजिटिव चार्ज कम होता जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड जो बीच में बनी थी वो आहिस्ता आहिस्ता वीक होना शुरू हो जाएगी और जो 9 वोल्ट कैपेसिटर पे हैं ये भी आहिस्ता आहिस्ता वोल्टेज डिक्रीज होना शुरू हो जाएंगे। लेट्स सी ये कैसे काम करता है। हम देखते हैं कि जैसे ही हमने स्विच को क्लोज किया तो उस वक्त इलेक्ट्रॉन फ्लो होना शुरू हो गए। तो बल्ब ऑन हो गया शुरू में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की स्पीड ज़्यादा होती है, क्योंकि कैपेसिटर पे 9 वोल्ट थे, बल्ब ज़्यादा रोशन था। अब कैपेसिटर पे जब 3 वोल्ट आए बल्ब की रोशनी थोड़ी सी कम हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन स्लो हो गए और जब कैपेसिटर के ऊपर वोल्टेज 0 हो गए तो बल्ब भी बुझ गया। तो अब हमारा बल्ब ऑन नहीं है क्योंकि चार्ज फ्लो नहीं कर रहा, करंट फ्लो नहीं कर रहा, इसको हम डिस्चार्ज करंट कहते हैं। और इस वक्त हमारे कैपेसिटर के ऊपर ये वोल्टेज हैं वो 0 हो चुके हैं। एक दफ़ा फिर इस एनिमेशन को देखते हैं चार्ज और डिस्चार्ज वाली कि इसने कैसे काम किया है। कि जब हमने जैसे ही स्विच को क्लोज किया तो कैपेसिटर चार्ज होना शुरू हो गया। कैपेसिटर की वो प्लेट जो बैटरी के नेगेटिव के साथ कनेक्टेड थी उस पर नेगेटिव चार्ज आना शुरू हो जाएगा और वो प्लेट जो बैटरी के पॉजिटिव के साथ कनेक्टेड है उस पर पॉजिटिव चार्ज आना शुरू हो जाएगा और आहिस्ता आहिस्ता कैपेसिटर के ऊपर वोल्टेज डेवलप होना शुरू हो जाएंगे। जब कैपेसिटर के वोल्टेज और बैटरी के वोल्टेज यानी अप्लाइड वोल्टेज बराबर हो जाएंगे तो उस वक्त जो करंट फ्लो है वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म होकर 0 हो जाएगा, जैसा कि यहाँ पे नजर आ रहा है। जब करंट 0 हो जाएगा तो अब हमारा कैपेसिटर फुली चार्ज है। अब जब हम इसको डिस्चार्ज करेंगे हमें कोई लोड कनेक्ट करना पड़ेगा और हमारी इस लेसन में हमने एक बल्ब की एनिमेशन इस्तेमाल की है। अब जब हम सर्किट को क्लोज करेंगे तो वही इलेक्ट्रॉन जो बी पे जमा हुए थे वो बी पे से निकल के ए पे जाना शुरू हो जाएंगे। शुरू में क्योंकि कैपेसिटर पे 9 वोल्ट थे तो ज़्यादा करंट फ्लो कर रहा था। जैसे जैसे वोल्टेज कम होते जाएंगे कैपेसिटर पे, कैपेसिटर डिस्चार्ज होता जाएगा, करंट भी स्लो होता जाएगा और जब कैपेसिटर के ऊपर वोल्टेज 0 हो जाएंगे तो हमारे सर्किट का करंट भी 0 हो जाएगा। तो इससे एक चीज़ हमें पता चली वो ये है कि कैपेसिटर के ऊपर हम देख सकते हैं यहाँ पे कि कैपेसिटर जब लगा हुआ हो सर्किट में तो करंट उस वक्त फ्लो करता है कि जब कैपेसिटर चार्ज हो रहा हो या जब कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा हो। लेकिन जब कैपेसिटर फुली डिस्चार्ज हो जाए तो उस वक्त करंट स्टॉप हो जाता है, या जब कैपेसिटर फुली चार्ज हो जाए तो उस वक्त भी करंट स्टॉप हो जाता है। तो इस एनिमेशन में आप देख सकते हैं ये रेड कलर की ब्लिंकिंग लाइन है, ये शो कर रही है करंट के फ्लो को। तो अब सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है क्योंकि कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा है। तो अब क्योंकि कैपेसिटर फुली डिस्चार्ज हो गया है तो करंट रुक गया है।
इस एनिमेशन में यहाँ पे हम देखते हैं कि कैपेसिटर चार्ज हो रहा है, तो जैसे जैसे चार्ज होता रहेगा करंट फ्लो करता रहेगा। जब कैपेसिटर फुली चार्ज हो गया है इस कंडीशन में तो करंट रुक गया है। तो कैपेसिटेंस क्या होती है कि कैपेसिटेंस इज द मेजर ऑफ द अमाउंट ऑफ चार्ज दैट अ कैपेसिटर कैन स्टोर फॉर अ गिवन अप्लाइड वोल्टेज। यानी एक कैपेसिटर कितना ज़्यादा चार्ज स्टोर कर सकता है अप्लाइड वोल्टेज के साथ, वो उसकी कैपेसिटेंस होती है, यानी एबिलिटी ऑफ अ कैपेसिटर टू स्टोर अ चार्ज। अगर ज़्यादा चार्ज स्टोर करेगा तो उसकी कैपेसिटेंस ज़्यादा होगी। और कैपेसिटेंस का जो यूनिट होता है वो फैरेड होता है, उसको हम कैपिटल लेटर F से शो करते हैं। और नॉर्मली ये यूनिट जो हम इस्तेमाल करते हैं कैपेसिटर के लिए वो मिली फैरेड या माइक्रो फैरेड इस्तेमाल होता है, लेकिन हमारे पास जो मेन जो SI यूनिट है वो फैरेड है। अगर हम वोल्टेज बढ़ा दें, इफ वी इंक्रीज द वोल्टेज बिटवीन द प्लेट्स द चार्ज इंक्रीजेज बट द रेशियो ऑफ द चार्ज टू द वोल्टेज रिमेन सेम। एक चीज याद रखनी है कि जब हम वोल्टेज बढ़ाएंगे कैपेसिटर के तो उसका चार्ज भी उतना ही उसी रेशियो से बढ़ जाएगा, यानी चार्ज का डायरेक्ट रिलेशन है वोल्टेज के साथ। वोल्टेज इंक्रीज करेंगे तो चार्ज भी इंक्रीज होगा, और इसको हम कहते हैं कि चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड वोल्टेज इन कैपेसिटर। और जब हम इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को ख़त्म करते हैं तो हम यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू लेते हैं जो कि है C कैपिटल लेटर, और जब इसको हम रीअरेंज करते हैं इक्वेशन को तो हमारे पास आ जाता है C इज इक्वल टू Q बाई V। अब ये C क्या है? ये है कैपेसिटेंस, एबिलिटी ऑफ अ कैपेसिटर टू स्टोर अ चार्ज। तो कैपेसिटेंस का फार्मूला हमारे पास एक क्या बना कि C इज इक्वल टू Q बाई V। अगर मैं वोल्टेज बढ़ाऊंगा तो Q क्योंकि डायरेक्ट रिलेशन है वोल्टेज के साथ, लिहाजा Q की वैल्यू भी बढ़ जाएगी। जब Q की वैल्यू भी बढ़ेगी तो इन दोनों की जो रेशियो है वो हमेशा सेम ही आएगी। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम वोल्टेज बढ़ाएंगे तो उससे कैपेसिटेंस नॉर्मली नहीं बढ़ती, क्योंकि वोल्टेज बढ़ाने से Q की वैल्यू भी बढ़ जाती है। लिहाजा एक ही सूरत है कैपेसिटेंस को बढ़ाने का या कम करने का कि आप Q को कांस्टेंट रख के V की वैल्यू चेंज करें, या V को कांस्टेंट रखें कैपेसिटर पे और Q की वैल्यू चेंज करें। The ratio of Q divided by V is called capacitance of a capacitor, और जिसमें चार्ज Q जो है वो चार्ज है, V जो है वोल्टेज है, और C क्या है? a constant called capacitance। The basic unit of capacitance जैसा कि मैं बता चुका हूँ वो फैरेड है, और उसको लेटर F से हम शो करते हैं। और जब हम डेफिनेशन करते हैं 1 फैरेड की, तो 1 फैरेड कब होगा कि जब 1 कूलम ऑफ चार्ज स्टोर हो जाए किसी भी कैपेसिटर पे बाय द एप्लीकेशन ऑफ 1 वोल्ट, तो हम कहेंगे कि इस कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस है वो 1 फैरेड है। तो यहाँ पे इस रिटर्न में डेफिनेशन भी नजर आ रही है कि 1 फैरेड इज 1 कूलम चार्ज स्टोर्ड विद 1 वोल्ट अक्रॉस द प्लेट ऑफ अ कैपेसिटर। So gentlemen, that was all about the basic introduction of capacitor। कैसे ये जो है वो चार्ज को स्टोर करता है, कैसे ये डिस्चार्ज होता है। अगर ये वीडियो अच्छी लगे, पसंद आए तो इसको लाइक भी करें, शेयर भी करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।